ओके बेटा, हमारी मीटिंग एंड हो गई थी। तो ये जरा देख लें, हमारा एनपीवी का सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था। तो हमने एनुअल सेल लिख लिया था, रेवेन्यू वगैरह, ऑपरेटिंग कॉस्ट टैक्स लिख लिया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख ली थी, फर्दर इन्वेस्टमेंट लिख ली थी, रेजिडुअल वैल्यू, परमिट फीस, गवर्नमेंट सब्सिडी, डेप्रिसिएशन रहती है अभी हमारी, और टैक्स रहता है। तो टैक्स निकालते हुए ये एनुअल कैश फ्लोज हैं, माइनस डेप्रिसिएशन होनी है, ऐड या लेस गेन लॉस होना है। उसके बाद लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल होना है। तो डेप्रिसिएशन गेन लॉस के बाद लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल आएगा, तो ये बन जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस। टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। फिर इस पे टैक्स निकाल लेंगे हम जी। क्वेश्चन के मुताबिक जो टैक्स रेट है जी, टैक्स रेट है 30%, लेकिन पहले 2 साल नहीं है। 30% का टैक्स है जी जनाब, पहले 2 साल नहीं है, इसके बाद 30% हो, ये जो भी आता है। तो ये तो अब देखते हैं जी, डेप्रिसिएशन क्या आएगी इसके अंदर। वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.1, उसी से गेन लॉस निकल आएगा। लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग 3 करेंगे। तो हम पहले टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं जी। फर्स्ट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन थी 80,000, सेकेंड ईयर की थी 48,000, देन 28,000। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो भी आती है ऐड कर लें। उसके बाद कैरिंग वैल्यू क्या आती है बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 पे, क्योंकि ईयर 4 के स्टार्ट पे हम कर रहे हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो कैरिंग वैल्यू क्या आती है, तो कैरिंग वैल्यू के लिए 2 लाख माइनस ये करेंगे 156,800 जी, 43,200 प्लस फर्दर इन्वेस्टमेंट। फर्दर इन्वेस्टमेंट 25,000 की है। तो इट विल बी 68,200, और चौथे साल के एंड पे जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन टैक्स के मुताबिक, हाँ जी, अब होगी 68,200 का 40%। 68,200 का 40%। जब भी एसेट में ओवरहॉलिंग होगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी, रीवैल्यूएशन होगी, तो हमें कैरिंग वैल्यू दोबारा निकालनी पड़ेगी, और कैरिंग नई कैरिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। सो 27,280 ईयर 4 की डेप्रिसिएशन है, और ईयर 5 की होगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। वो इसी का ले लेंगे 27,280 का 60% शॉर्टकट। ये डेप्रिसिएशन है। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो आती है 5 साल की, हाँ जी, पहले 3 सालों की ये है,
चौथे साल की ये है, पांचवें साल की ये है, तो टोटल डेप्रिसिएशन ये आ जाती है तमाम सालों की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 5 years। अब मैंने गेन लॉस निकालना होता है ईयर 5 में, टैक्स गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो उसने कहा था पैनल जो है वो सेल हो रहे हैं, तो स्क्रैप प्रोसीड्स ऑफ पैनल, सोलर पैनल 50% पे बिक रहे थे, 75,000 आता है ये, और इसमें से कैरिंग वैल्यू माइनस करेंगे, ओ सॉरी माइनस एक्यूमुलेट कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू आएगी, दैट वुड बी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट प्लस ये फर्दर इन्वेस्टमेंट भी थी 25,000 की मेरा ख्याल है, और माइनस ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 200,448। तो ये अब हमारे पास आ जाएगी इसकी कैरिंग वैल्यू। ले 24,552 की कैरिंग वैल्यू है। तो उसके बाद ये अब गेन लॉस आ जाएगा। हाँ जी, गेन आ जाता है, गेन ऑन डिस्पोजल, सब नॉन कैश है। तो अब इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। जी जनाब, हमारी डेप्रिसिएशन ईयर 1 की जो है, डेप्रिसिएशन ईयर 1 की 80,000, ईयर 2 की 48,000, ईयर 3 की ईयर 4 की 27,280, ईयर 5 की 16। उसके बाद ये गेन लॉस, जो गेन आता है 50,400, ये ले, ये आ गया। अब देखें जी, इसके मुताबिक हमारा ये टैक्स भी निकल आएगा। जी, चलो 30%, ये ले, पर ठीक, ये टैक्स पेमेंट आ गई। अभी एक चीज रहती है, लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो हमने नहीं लिखा। लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल एक दफा मैं चेक कर लूँ, इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या थी, 50,000 25,000 की थी ना, ये ना हो मैंने फिगर गलत लिखी हो, हाँ 25,000 ही थी। ठीक है, तो फिगर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये ना हो वहां पे पेपर में हम धोखे में रह जाए। ठीक है, आप क्योंकि बाज दफा ये होता है कि जैसे टैक्स का रेट नॉर्मली 30% ही क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमें याद हो चुका होता है, वो पेपर में 32% दे देता है। वर्किंग 3, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालनी है हमने। जी जनाब, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में उसने इन्वेस्टमेंट बताई हुई थी वर्किंग कैपिटल की, और उसमें इंक्रीज शायद नहीं दी हुई थी। तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हम क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या बताई हुई थी? क्वेश्चन में आते हैं तो वर्किंग कैपिटल के मुतालिक उसने क्या लिखा हुआ था? कहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 मिलियन की होगी, और उसमें कोई चेंज भी नहीं बताया, ये बुलेट नंबर 7 में। और 80% पांचवें साल के एंड पे रिकवर हो जाएगा।
5वें साल के एंड पे 80% रिकवर हो जाएगा। 30 मिलियन की उसने बताई है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो आते हैं जी, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लिखिए। 30 मिलियन। आखिरी साल जीरो लिखनी होती है, प्रोजेक्ट जब एंड हो रहा होता है वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे पास अमाउंट, लेकिन ये एनपीवी के टेबल में नहीं जाती, एनपीवी के टेबल में जाती हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये सेम ही यही आ जाएगा। अब हमने चेंज निकालना है, प्रीवियस फिगर में से नेक्स्ट माइनस करनी है। लें, ये आ जाती है, ये एनपीवी के टेबल में जाएगी। तो आ जाए जनाब अब ऊपर, जो हमारे टेबल में चीजें मिसिंग थी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जी जनाब, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारे टेबल में मिसिंग थी, वो हमने शिफ्ट कर दी। उसके बाद टैक्सेशन पे आते हैं। हमारे टेबल में जो टैक्स की फिगर थी, हाँ जी, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, वो पॉजिटिव आया हुआ है, तो कोई नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं। लें, ये टैक्स आ गया जी। तो ये शुरू में तो टैक्स है ही नहीं, बाद में ये टैक्स है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आ गई, सब आ गई। अब हमारे नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। अच्छा, ये अब मैंने ऊपर नेट कैश फ्लोज निकाल लें। तो यहाँ से सम करेंगे दिस वन, ये इधर था, ये सब एक्सेल से बस टाइम सेव होगा हमारा। तो 235,126 एंड सो ऑन। उसके बाद इसको डिस्काउंट करेंगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट फैक्टर उसने हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था? 18%। 18% पे दिया हुआ था, तो 18% पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 18% पे प्रेजेंट वैल्यू, ये फैक्टर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज एट 18%। एक दफा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई फिगर हमने छोड़ी ना हो। तो ये हमारी एनपीवी आ जाएगी। हाँ जी, ये मैं एनपीवी इधर लिख रहा हूँ 18% पे। एनपीवी का आंसर है 65,919। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो भी शायद यही था। कहता है एनपीवी निकालें और बताएं कि कंपनी को ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो आप यहाँ पे डिसीजन लिखेंगे जी, कंपनी शुड मेक या शुड प्रोसीड विद दिस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट या सोलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो भी है, बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव। चले, या आप कहेंगे एनपीवी इज पॉजिटिव देयरफॉर। बता दें कि रूल क्या होता है, कंपनी शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ये ले लें। अच्छा, अगर मैंने आईआरआर निकालनी है, अगर मैंने आईआरआर निकालनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो मुझे दो रेट्स पे एनपीवी चाहिए होती है। वैसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मुझे दो रेट्स पे एनपीवी चाहिए। अब अगर दो रेट्स पे एनपीवी चाहिए तो एक रेट तो मेरे पास जो है वो 18% है। अब दूसरा रेट उससे ऊपर जाना है क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, तो मेरी आदत है मैं 36%, इसका डबल बनता है, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। 30, 31, 32 कुछ भी ले लूंगा। तो मैं दोबारा 30% पे निकालता हूँ, तो नेट कैश फ्लोज इधर से शिफ्ट करूंगा, यही वाले नेट कैश फ्लोज। हाँ जी, नेट कैश फ्लोज इधर से शिफ्ट करूंगा। उसके बाद डिस्काउंट करूंगा उनको 30% पे।
30% पे डिस्काउंटिंग करूंगा। हाँ जी, 30% पे डिस्काउंटिंग करूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 30% पे। बाई चांस मैंने कहा था नेगेटिव आनी चाहिए, वो वाकई आ गई। तो 32 33 किसी में भी कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एनपीवी आ गई, एक नेगेटिव एनपीवी आ गई। ठीक है जी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब हम आईआरआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आईआरआर इज इक्वल टू लो रेट। लो रेट कितना था? 18% प्लस एनपीवी एट लो रेट थी 6565919 एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट माइनस 699। अच्छा जी, इनटू हाई माइनस लो रेट। हाई रेट है 30% माइनस 18%। तो जनाब ये सारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आईआरआर का आंसर आ जाएगा जी। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ, लो रेट है 18%, एनपीवी एट लो रेट। ठीक, हाई रेट, दूसरा डेटा पर हाई रेट 30% और एनपीवी वो एक्सेल पे करने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मैं अब फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा टाइम बचे। ये 30% था, वो नजर नहीं आ रहा आपको। इसकी फॉर्म चेंज कर लेते 30%। लें, अब मैं यहाँ आईआरआर कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो ये एनपीवी एट ओ आई लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इनटू हाई माइनस लो रेट। लेंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ अगर इसको, तो ये हमारा 29.87 है। ये हमारे आईआरआर का आंसर है। ये हमारा एनपीवी का आंसर था। आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसके मुताबिक भी अगर डिसीजन लिखें, आईआरआर इज मोर देन 18% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, therefore प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, इसके बाद अगर पे बैक पीरियड निकालना हो, पे बैक पीरियड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था पे बैक पीरियड के लिए भी नेट कैश फ्लोज ही चलने हैं। तो वही नेट कैश फ्लोज जो हमने ऊपर निकाले हुए थे जी, ये वाले नेट कैश फ्लोज ही लेके चलेंगे। हाँ जी, नेट कैश फ्लोज और इनका बैलेंस या क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। जी जनाब। अब आपने हर अगली दफा क्या करना है, ये जो बैलेंस है इसमें से, हाँ जी ये रह गया, अगली दफा देखें ये रह गया, हाँ जी ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है हमारा जो पे बैक पीरियड था वो निकलने लगा 2 साल है, कुछ 2 पॉइंट सम ईयर्स है। हाँ जी देखिए ना, यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब है पे बैक 2 साल से ज्यादा है, 3 साल से कम है, तो ये रिकवरेबल अमाउंट है 2 साल के एंड पे। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ पे बैक पीरियड, हाँ जी 2 साल प्लस रिकवरेबल अमाउंट है 29064 डिवाइडेड बाय रिकवर्ड थी 42,500। तो ये हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट्स में 2.68 ईयर्स। ये हमारा पे बैक पीरियड का आंसर है। रिकवरेबल अमाउंट ये है, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, रिकवरेबल डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, ये नहीं, रिकवरेबल डिवाइडेड बाय रिकवर्ड। तो ये 2.68 ईयर्स आता है। लें जी, ये मुकम्मल हो गया। ये कल हमारा क्वेश्चन रह गया था, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया ताकि आगे हम काम शुरू कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।